ये सोचकर ही मेरे हाथ इतने कांपने लगे कि डायरी मेरे हाथ से गिर गई। और एक तरफ डायरी का गिरना था, दूसरी तरफ केबिन एक जिंदा मखलूक की तरह जाग उठा। फर्श के तख्ते ऐसे कांप रहे थे जैसे कोई नीचे द्योहिकल सांप करवटें ले रहा हो। और फिर एक धमाका हुआ। मेरे पैरों के नीचे से लकड़ी फटी और धूल के बादल में वो हाथ नमूदार हुआ, काला, लेसदार और हड्डियों का ढांचा। उसने मेरे टखने को जकड़ लिया। उसकी गिरफ्त में ऐसी ताकत थी कि मुझे लगा मेरी हड्डी सुरमा बन जाएगी। मुझे जमीन की तरफ उसने तारीक सुराख में घसीटना चाहा, जहां से सड़ी हुई गोश्त की बदबू आ रही थी। मैंने पूरी जान लगाकर अपनी एड़ी उसके पंजे पर मारी। एक बार, दूसरी बार मेरी चीखें केबिन की दीवारों से टकरा रही थी। तीसरी जरब पर उसकी गिरफ्त कुछ ढीली हुई और मैं पीछे की तरफ लुढ़क गया। मैं दरवाजे की तरफ रेंगता हुआ भागा। मेरा दाहिना पांव सुन्न हो चुका था। मैं लंगड़ा रहा था और रूल नंबर 1 मेरे दिमाग में किसी धमाके की तरह फट पड़ा था। लेकिन ये रूल अब मुझे मजाक लग रहा था। अंदर मौत थी, लेकिन बाहर शायद जिंदगी हो, और इस शायद के पीछे ही मैं भाग पड़ा। मैंने कांपते हुए हाथों से कुंडी खोली। दरवाजा जैसे खुद ब खुद बाहर की तरफ खुला हो, क्योंकि मैं जब आया था तो मुझे याद है दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है, लेकिन उस वक्त वो बाहर की तरफ खुला था, जैसे हवा मुझे बाहर खींचना चाह रही हो। और मैंने चाहते न चाहते हुए भी उस स्याह तूफान में छलांग लगा दी। लेकिन ये छलांग ऐसी नहीं थी कि मैं किसी जंगल में जा रहा था। लग ऐसे रहा था कि मैंने जैसे किसी कुएं में छलांग लगा दी हो, और मैं चाहकर भी अब वापस दरवाजे के अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन एक चीज जरूर है, बाहर कदम रखते ही मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये जंगल वो जंगल था ही नहीं जिसे मैं दिन में देखता था। बारिश बारिश नहीं थी, बर्फ के टुकड़े लग रहे थे जो मेरे जिस्म के अंदर चले जा रहे हो। मैं अंधाधुंध भागा। कीचड़ मेरे घुटनों तक था, जो मुझे हर कदम पर जकड़ रहा था, जैसे जमीन मुझे निगलना चाहती हो। मैंने सोचा मैं गेट की तरफ भाग रहा हूं और मैं दौड़कर जंगल से बाहर भी निकल जाऊंगा। मुझे याद है कि मैंने डायरेक्शन याद भी रखी थी, लेकिन 10 मिनट मुसलसल भागने के बाद मैं वहीं खड़ा रहा जहां से शुरू किया था। सामने वही दरख्त था जिस पर मैंने आते वक्त निशान भी लगाया था। सच तो यह है कि जंगल मेरे साथ खेल खेल रहा था। रास्ते बदल रहे थे, दरख्त अपनी जगह बदल रहे थे, और दरख्तों की टहनियां सांपों की तरह इधर उधर चल रही थी। और यही वो वक्त था जब धुंध में से मुझे एक शक्ल नजर आई। थोड़े फासले पर एक पुराने दरख्त के नीचे कोई खड़ा था, रेनकोट पहने हुए। मेरा दिल उछल पड़ा, बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा असगर, शायद वो जिंदा है। मैं उसकी तरफ बढ़ा। असगर, मेरी मदद करो। मैं चिल्लाया, असगर मेरी मदद करो यार। लेकिन वो हिला ही नहीं। वो बस पीठ करके खड़ा रहा। मैं करीब गया और करीब गया। सच तो यह है कि मैं डर भी रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई उम्मीद भी नहीं थी, कोई आसरा भी नहीं था। जब मैं उसके बिल्कुल पास पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो ढेर होकर नीचे गिर गया। वो कोई इंसान था ही नहीं, वो सिर्फ कुछ सूखी हुई टहनियां और पुराने कपड़े थे जिन्हें एक पुतले की तरह खड़ा किया गया था। अचानक मेरे पीछे से सीटी बजी, लेकिन लेकिन इस बार यह था कि एक सीटी बंद ही नहीं हुई थी कि दूसरी चालू हो गई, और वो बंद ही नहीं हुई थी कि तीसरी, और इस तरह फिर जैसे हजारों सीटियां एक साथ बजने लग गई। और वो मेरे दाएं बाएं से आ रही थी, मेरे सर के ऊपर से। वो मुझे हर तरफ से घेर रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि एक बहुत बड़ा हुजूम है जो सीटियां बजाते हुए मेरे पास आता जा रहा है। मैं दोबारा भागा
और इस बार मैं जंगल से बाहर निकलने के लिए नहीं, सिर्फ उनसे भागने के लिए, उनसे दूर जाने के लिए भाग रहा था। झाड़ियां मेरे कपड़े फाड़ रही थी, कांटे मेरे चेहरे को लहूलुहान कर रहे थे, लेकिन दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। सिर्फ मौत का साया मुझे महसूस हो रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि एक सेकंड की गलती मुझे मौत के मुंह में डाल देगी। अचानक मेरे सामने रास्ता खत्म हो गया। एक नदी थी। तूफान की वजह से नदी में सैलाब आया हुआ था, लेकिन पानी काला और बहुत तेज था। पीछे से सीटियों की आवाजें मेरे करीब आती जा रही थी। दरख्तों के साए हिल रहे थे। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। मैंने ठंडे यख पानी में छलांग लगा दी और पानी मेरे सीने तक था। बहाव इतना तेज था कि मैं कई बार गिरते गिरते बचा। पानी के अंदर तैरती हुई लकड़ियां मुझसे टकरा रही थी, और वो लकड़ियां मुझे लकड़ियों की तरह नहीं, उस हाथ की तरह लग रही थी जो हाथ मेरी तरफ उठा था। या फिर शायद वो वाकई लकड़ियां थी ही नहीं, शायद वो पानी के अंदर मौजूद वो मखलूक ही थी। मैंने महसूस किया कि कोई चीज पानी के अंदर मेरी टांगों को छू रही है। मैं चीख मार कर किनारे की तरफ लपका। कीचड़ में फिसलता हुआ, खांसता हुआ मैं दूसरे किनारे पर चढ़ा। मैं बुरी तरह कांप रहा था। सर्दी मेरी हड्डियों में घुस चुकी थी, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मेरे पास रुकने के लिए कोई रीजन ही नहीं था। नदी पार करके मैंने एक बहुत बड़ा गिरा हुआ दरख्त देखा। वो अंदर से खोखला था। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं उस खोखले तने के अंदर घुस गया। गीली लकड़ी की सड़ांध और कीड़ों मकोड़ों के बीच में मैंने खुद को सुकेड़ लिया। मैं अपनी सांस रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा सीना फट रहा था। तभी मुझे थप 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 की आवाज आई। कोई नदी पार करके आया था। कदमों की आवाज मेरे छुपने की जगह की तरफ आ रही थी। वो भारी कदम थे। इंसान के कदम इतने भारी हो ही नहीं सकते। कदमों की आवाज रुकी, बिल्कुल उस तने के पास जहां मैं छुपा हुआ था। फिर वो चीज उस तने के ऊपर चढ़ गई। मैं महसूस कर सकता था कि उसके पांव की आवाज मेरे ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता जाने लगी है, और वो मखलूक मेरे सर के बिल्कुल ऊपर लकड़ी की दूसरी तरफ बैठी थी। मैं सुन सकता था कि वो हवा को सूंघ रही है। उसके गले से निकलने वाली घरघराहट लकड़ी के जरिए मेरे कानों तक पहुंच रही थी। अगर मैं जरा सा भी हिलता या मेरी एक सांस की आवाज भी निकलती, तो वो मुझे लकड़ी तोड़कर निकाल देता। वो एक मिनट एक सदी के बराबर था। अगर मैं जिया हूं तो उस एक मिनट के अंदर जिया हूं। अगर मैं वाकई मरा हूं तो उस एक मिनट के अंदर ही मर चुका। लेकिन वो वहां पर ज्यादा देर तक टिका नहीं। अचानक उसने छलांग लगा दी, और मैं वो आवाज भी महसूस कर सकता था, और वो छलांग लगाकर आगे बढ़ गया। मैं मजीद आधा घंटा वहीं लेटा रहा। मैं यकीन करना चाहता था कि हाँ, अब वो जा चुका है। मैं बाहर निकला। बारिश थम चुकी थी, लेकिन धुंध गहरी हो चुकी थी। मैं लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। कुछ फासले पर मुझे पत्थर की दीवार नजर आई। ये जंगल के बीच में एक कदीम खंडर था। टूटी हुई दीवारें, पुराने सुतून। मुझे लगा ये कोई पुरानी इबादत गाह है। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें और मोटी। मैंने सोचा यहां मैं महफूज रहूंगा। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मेरी आंखें बोझल हो रही थी। मैं बहुत थक चुका था। मुझे नींद भी आ रही थी। शायद अब मुझ में ताकत भी नहीं बची थी कि मैं अपनी आंखें ही खोल सकूं। तभी मेरे कोट की जेब में वाइब्रेशन हुई। रफाकी टाकी। मैंने उसे कांपते हुए हाथों से निकाला। उसमें से स्टैटिक का शोर आ रहा था, और फिर आवाज आई। वो आवाज जो न इंसान की थी, न किसी हैवान की।
और सामने से, आमिर, तुम बहुत तेज भाग सकते हो, शायद और भी तेज भाग सको, लेकिन ये खेल नहीं है। अगर ये खेल है तो बहुत मजेदार है। मेरी सांसें मेरे गले के अंदर ही जमकर बर्फ हो चुकी थी। तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? तुमने अपने छुपने की जगह खुद ही चुनी है। जरा दीवार की तरफ देखो। मैंने टार्च जलाई और दीवार पर रोशनी डाली। मेरी चीख हलक में घुट गई। मैं चीखना चाह रहा था लेकिन मेरी आवाज बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। खौफ की यह शिद्दत इससे पहले कभी भी मैंने महसूस नहीं की थी। वहां खून से वही निशान बना हुआ था जो डायरी में था। एक आंख, सिर्फ एक आंख दीवार पर। ये इबादत गाह थी ही नहीं। मैं गलत था। ये एक कुर्बान गाह थी। और फिर मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से दीवार की दूसरी तरफ एक टपकते हुए लौह का कतरा मेरे कांधे पर गिरा। मैंने आहिस्ता से ऊपर देखा। वो दीवार पर बैठे थे। कभी लगे वो एक है जिसके कई सारे मुंह हैं जिनसे वो सीटियां बजा रहा है। कभी महसूस हो कि वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं और सब मिलकर एक साथ सीटियां बजाते जा रहे हैं। और उनकी पीली आंखें अंधेरे में जल रही हैं। और शायद उसी पीली रोशनी में मैं जलकर राख भी हो जाऊंगा। मैं उस रात उस कुर्बान गाह से जिंदा कैसे निकला, या शायद मैं जिंदा निकला ही नहीं। लेकिन उस लम्हे जब मैंने ऊपर देखा तो जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भुला सकता। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी किस्मत में जिंदगी लिखी थी या मौत, और उस जंगल में आखिर कौन सी दुनिया आबाद है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे कहानी का हिस्सा आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाला है। मैं वो राज फाश करूंगा जिसके लिए असगर को अपनी जान देनी पड़ी। बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी गवाही आप तक पहुंच सके।